ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे की ओर भाग रही थी और उसका मन उतने ही वेग से पीछे की ओर जा रहा था। चेहरा पूरा आंसुओं से भरा था, जिसे उसने चुन्नी से छुपाया हुआ था और गर्दन खिड़की में डाल रखी थी। गले में कुछ अटक गया था और सीने का गुबार कह रहा था कि चिल्ला चिल्ला कर रो ले। पर क्यों राज, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तुम तो कहते थे कि हमसे अच्छा मैच कोई हो ही नहीं सकता। फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कितने सपने देखे थे, कितनी प्लानिंग थी। मैं तो तुम्हारी परी थी। तुम तो मेरे बिना ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते थे। तो अब क्या हुआ था? उस दिन भी तो कितना रो रही थी। दरवाज़ा बंद था। पूरे कमरे को तहस नहस करने के बाद बिस्तर पर पड़ी रो रही थी और बाहर माँ और बुआ की सांसें अटकी हुई थीं। कितनी मुश्किलों से तो ये बला टली थी। ठाकुर साहब को तो बास भी नहीं आने दी थी दोनों ने, और छुप छुप के ही ये सब निपटाया था। क्या करती वे, नाजों से पली लाडली थी नेहा। बचपन की सहेली नीति के मामा का लड़का था राज, जो आगे की पढ़ाई के लिए गांव से उनके साथ इंदौर रहने आ गया था। इन दोनों के स्कूल ख़त्म होने के बाद तीनों साथ में ही कॉलेज जाते। ना जाने कब वो इसके दिल में उतर गया, पता ही नहीं चला। था भी थोड़ा स्टाइलिश, बातों में तो कोई जीत ही नहीं सकता था। कितने वादे, कितनी बातें, कितने सारे सपने देख चुकी थी वो उसके साथ। वो तो अचानक बुआ को पता चला और उन्होंने उसी वक्त घर आकर माँ को बताया। पहले तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया, पर जब प्रूफ दिखाए तब माथा पकड़कर बैठ गईं। अगर ठाकुर साहब को पता चलता तो राज के साथ नेहा की भी जान ले लेते और खुद को भी गोली मार लेते। दोनों ननद भौजाई ने मिलकर प्लानिंग की। नेहा को मामा के घर भेजा और नीति की बुआ को राज के लिए मनाया और उनकी लड़की से राज की बात चलाई। राज की माँ से भी बात की। दोनों का रिश्ता तय हुआ और तुरंत शादी की तैयारी करवाई। एक गोल्ड का नेकलेस भी कुर्बान किया था लड़की पर, तब जाकर जान छूटी थी। राज को तो पहले ही बुआ ने समझा दिया था कि कुछ भी नहीं हो सकता और अगर कुछ किया तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तब जाकर शादी को राजी हुआ और अब ये वापस आई थी तो ये सब तमाशा हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ था कि ठाकुर साहब को ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा था और 4-5 दिन रोने के बाद ये थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। इसमें भी कुछ समय बीत गया। भूली तो नहीं थी पर गुमसुम हो गई थी। उसे तो यही पता था कि राज ने उसे धोखा दिया था। फिर महेश्वर से चौधरी अंकल आए। उनका स्पाइनल कार्ड का इलाज चल रहा था चौथराम अस्पताल में और उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर साहब ने नेहा को दे दी थी। वो ही कार चलाकर ले जाती और उनके सारे चेकअप करवाना, डॉक्टर को दिखाकर दवाइयाँ देना, एक्सरसाइज करवाना, सब कुछ बड़ी मुस्तैदी से कर रही थी वो। तभी भाग गई थी उनके इकलौते बेटे के लिए। सिर्फ बाप बेटे ही थे और मानव की आर्मी की नौकरी थी। उन्होंने बात की तो माँ ने ज़रा देर नहीं लगने दी। नेहा थी ही इतनी खूबसूरत कि फ़ोटो देखते ही पसंद कर लिया था मेजर ने। 2 महीनों के अंदर तो ब्याह कर वो महेश्वर आ गई थी। उसके मन की किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की थी और उसमें भी हुआ ये था कि इतने दिनों से दूर रखी जा रही नीति शादी में आई और नमक मिर्च लगाकर सब कुछ इसे कह डाला था। आक्रोश में भर गई थी नेहा। सब दुश्मन नज़र आ रहे थे। माँ से तो लड़ नहीं पाई तो सारा गुस्सा उतरा अपने नए नवेले पतिदेव मानव पर। कहाँ मधुर मिलन की कामना से उन्मत्त था वो, और वो पहली रात को ही दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो गई थी। वो करीब आने की कोशिश करता तो इधर उधर हो जाती। कल मतलब उसके पापा से तो बड़े अच्छे से पेश आ रही थी, पर मानव को बिल्कुल भी करीब नहीं आने दे रही थी। पग फेरे के लिए जाने वाली थी तो उस रात मानव ने इसका हाथ पकड़ लिया। गुस्से से बौखला गई थी नेहा। बोली, तुम पसंद नहीं हो, मेरी जबरन गले पड़ गए हो। जिंदगी भर तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ मैं। स्तब्ध रह गया था मानव। डब्बे में चहलकदमी बढ़ गई थी। रतलाम स्टेशन आया था और अचानक आए ढेर सारे पुलिस कांस्टेबल में से एक ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिसेज नेहा मानव चौधरी।
वो चौंक कर खड़ी हो गई, पर उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि ये तो होना ही था। सारे लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। ट्रेन से उतरकर उसे जीप में बैठाया गया। थोड़ी देर रतलाम पुलिस स्टेशन में रखने के बाद उसे महेश्वर भेजा गया। पुलिस जीप में बैठी वो फिर अपने विचारों में गुम हो गई। पग फेरे के लिए मायके गई तो हंगामा मचा दिया इसने। माँ को बोली, क्यों किया माँ आपने ऐसा? आपको लगता है हमें अलग कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा? आपने शादी कर दी है तो भी मैं कभी भी उस आर्मी वाले की बीवी नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं। मैं वापस भी नहीं जाऊंगी। बंद कमरे में 2 दिनों तक यही नाटक चलता रहा। कब तक छुपता? धीरे धीरे सभी को पता चल गया और चलते चलते ठाकुर साहब तक भी बात पहुंच ही गई। कहाँ वे बेटी का ब्याह कर निश्चिंत हुए थे और इतनी बड़ी खबर। क्रोध में भर गए थे वो। जोर से आवाज़ देकर नेहा को बुलाया। पूछा, ये सब क्या है? बड़ी भाभी पता नहीं कब से खार खाई बैठी थी, ना जाने क्या क्या बोल गई थी। ठाकुर साहब ने बंदूक निकाल ली थी। बड़े भैया ने इसके बाल पकड़े और चांटा मारने ही वाले थे कि दरवाजे से आते हुए मानव ने ज़ोर से कहा, आप मेरी बीवी के साथ ऐसे पेश नहीं आ सकते हो बड़े भैया। नेहा से बोला, जाओ अपना बैग लेकर आओ। सबने कितनी रोकने की कोशिश की, परंतु तुरंत उसे लेकर महेश्वर के लिए निकल गया। पापा और बड़े भैया के व्यवहार से अचंभित नेहा मानव के इस रूप से स्तब्ध रह गई थी। गाड़ी में उससे बोला कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हें इस तरह लेकर आया हूँ तो तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगा। तुम्हारे घर के बाहर ये सब सुना मैंने तुम्हारे बारे में। अब सिर्फ तुम मेरे घर की बहू हो, मेरे पापा की पसंद हो। उनको 2 अटैक आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता तीसरा तुम्हारी वजह से आए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इसका ध्यान रहे। उसने जो कहा वही किया। नेहा की तरफ फिर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा और कुछ दिनों के बाद ही ड्यूटी पर चला गया था। पापा ने कितना बोला भी कि तू तो 2 महीने की छुट्टी लेकर आया था, जल्दी क्यों जा रहा है? तो बोला, अर्जेंट कॉलिंग है पापा, जल्दी ही लौट आऊँगा। सप्तधारा, अनुपम, अप्रतिम सौंदर्य, मनोरम, शांत वातावरण, न जाने इन सबका असर था या चौधरी साहब के पिता तुल्य व्यवहार का था। भगवान जाने कुछ और था। कुछ दिनों के बाद बहुत बदल गई थी नेहा। पूरी तरह से घर में रम गई थी। चौधरी साहब से तो पहले ही से अच्छी थी। दोनों ससुर बहू का काम ही कितना था। चौधरी साहब तो वैसे भी सुबह के वक्त नर्मदा घाट पर बिताते और जब खाना खा लेते तो शांति से बैठकर दोनों बतियाते रहते। उनसे मानव की ना जाने कौन कौन सी बातें पूछा करती। वे भी उसे सब बताते कि कैसे इकलौते बेटे को बड़ी मन्नतों से पाया उन्होंने। मानव की मम्मी के ना जाने कितने व्रत प्रार्थनाओं का फल था वो। उसकी बचपन की बातें, उसकी शैतानियाँ, शुरू से पढ़ाई में अव्वल, एनडीए की एंट्रेंस में एआईआर फर्स्ट आया था। देश सेवा का तो जुनून था उसके सर पर। माँ के गुजर जाने के बाद थोड़ा अंतर्मुखी हो गया था, पर उनका बहुत ध्यान रखता। रोज़ वीडियो कॉलिंग करता। पापा के सामने तो इससे अच्छे से बात करता, पर उनके हाथ से हटते ही फ़ोन कट कर देता। पूरे 8 महीनों के बाद दिवाली पर आया था वो। घर में तो जैसे बाहर आ गई थी। ससुर बहू दोनों ने बहुत सी तैयारियां की हुई थी। सच में दिवाली थी भी बहुत शानदार। पापा दोनों को साथ में हंसता हुआ देखकर बहुत खुश होते। जबरन इंदौर भेजा था मिलने तो गाड़ी में नेहा बोली, आपने तो कहा था जल्दी आएंगे, फिर इतने दिन क्यों लगा दिए? जल्दी आने के लिए कोई कारण होना चाहिए नेहा मैडम। और फिर उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, और मेरे पास जल्दी आने का कोई कारण नहीं है। वो क्या कहती कि अब वो चाहती है कि वो जल्दी आए। उसे भी उसकी याद आती है कि वो चाहती है कि वो उसे अपनी पत्नी माने, पर क्यों? अगर उसने पूछा क्यों तो क्या जवाब देगी? कुछ भी नहीं बोल पाई वो। इतने दिनों बाद नेहा और जवाई साहब से मिलकर सब बहुत खुश थे और नेहा के बदले हुए रूप को देखकर तो सब हैरान में थे। बचपन की लाडली थी और भरा पूरा घर था। कभी भी कोई डिमांड की हो और वो पूरी ना हुई हो, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। बाहरी दुनिया से ज़्यादा परिचय की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कभी।
ना जाने कैसे उस राष्ट्र के चंगुल में पड़ गई थी। सब बहुत रोक रहे थे पर मानव के साथ ही वापस चली आई थी। सिर्फ 15 दिनों के लिए आया था तो छुट्टियां जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। बड़ी जल्दी घर सूना करके चला गया था। हाँ, किसी भी तरह अपनी बात उससे कह नहीं पाई थी। बस वो जाने लगा तो शिकायती आंखों में आंसू भरे हुए थे जो पापा के सामने उससे बाय कहते हुए मानव को दिखाई दिए थे। फिर भी मुंह फेर कर चला गया था। अंदर जाकर फपक कर रो पड़ी थी नेहा। शायद समझ गई थी कि कितनी अमूल्य निधि खोकर बैठी थी। अब वो उदास रहने लगी थी। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। बात करती तो लगता कि रो देगी। चौधरी साहब जबरन उसे आसपास की महिलाओं के साथ बाहर भेजते। कभी कहते मायके हो आओ। वो भी उसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती। कई बार नर्मदा घाट पर बैठी सोचती रहती कि मेरी स्थिति भी नर्मदा मैया जैसी ही है, ऊपर से बिल्कुल शांत और अंदर तूफान। उसकी उदासी को समझ गए थे वे, तभी तो मानव को बड़े मान मनोबल करके जल्दी छुट्टियों के लिए बोला था उन्होंने। वो आया और वो वैसे ही रहा और उसमें भी नेहा की बुआ की बेटी कुहू की शादी आ गई। 2-3 दिन तो उनके साथ शॉपिंग में ही बिजी रही। महेश्वर की महेश्वरी साड़ियों का क्रेज कुहू को ही नहीं बल्कि उसे ससुराल वालों को भी था। उनकी स्पेशल डिमांड थी महेश्वरी साड़ियों की, तो जमकर शॉपिंग हो रही थी। तुरंत बाद शादी थी, सभी को जाना था, पर चौधरी साहब तबीयत के कारण नहीं गए। ये भी 4 दिन पहले चले गए थे, पर मानव दूसरे दिन ही उसे छोड़कर वापस महेश्वर आ गया था। फिर रिसेप्शन में आया। वो तो उससे ना कुछ पूछ पाती ना किसी प्रकार की जिद कर पाती, बस सूनी आंखों से उसे देखती रहती। इस बार वो भी कुछ उखड़ा उखड़ा रहा। पापा ने पूछा था तो बोला युद्ध के हालात हैं और मैं यहाँ हूँ, तो पापा ने ही उसे जल्दी जाने की परमिशन दे दी थी। जाते समय दोनों बाप बेटे भावुक हो गए थे। वो तो वैसे भी आंखों में आंसू लिए ही खड़ी थी। मानव जल्दी वापस आने की बोलकर चला गया था। दोनों ससुर बहू के वापस वही उदासी भरे दिन शुरू हो गए थे। चौधरी साहब की तबीयत भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं रहती थी। और सच में युद्ध शुरू हो गया। दिन भर न्यूज़ देखना ही इन लोगों की दिनचर्या हो गई थी। किसी अनहोनी की आशंका से दिल बैठे रहते, पर जो होना हो वही होता है। सुबह सुबह नेहा चाय का कप लेकर आई तो चौधरी साहब कुर्सी पर निस्तेज पड़े थे। मोबाइल हाथ से छूटा हुआ गिरा पड़ा था। नेहा ज़ोर से चिल्लाई, पापा पापा क्या हुआ आपको? फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से जो खबर सुनी वो उसके लिए भी उतनी ही शॉकिंग थी। मानव मिसिंग था। बड़ी जल्दी घर लोगों से भर गया था। सब नेहा को दिलासा दे रहे थे। नेहा के दोनों भाई आर्मी कैंट फ़ोन लगाकर मानव की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ भी निराशा ही हासिल हुई थी। अब किसी और का रास्ता तो देखना ही नहीं था, सो अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। नेहा ने ही उन्हें अग्नि के सुपुर्द किया। उसकी माँ वहीं रहीं उसके पास। उससे कहते इंदौर चल तो कहती नहीं, मुझे यहीं छोड़ कर गए हैं, मैं उनका यहीं इंतज़ार करूँगी, पापा की अस्थियाँ उन्हें सौंपनी हैं। कभी कहती माँ वो मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, उन्होंने कहा था मेरे पापा का ध्यान रखना, मैं नहीं कर पाई। रोने लग जाती। नेहा के अलावा किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, पर जैसे चमत्कार हुआ। 3 महीने बाद आर्मी की जीप उनके घर के सामने खड़ी थी। किसी अनहोनी की आशंका में जब दोनों माँ बेटी दरवाजे पर आईं तो जीप में से चेयर पर बैठे मानव को उतारते 2 जवानों को देखा। खुशी से भाव विवल हो गई, पर दूसरे ही पल दुख से रोने भी लगी। मानव को कमर में गोली लगी थी और वो खाई में गिर गया था। 2 दिनों बाद उसे निकाला गया। 20 दिन बेहोश रहने के बाद जब होश में आया तो उसका कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर पा रहा था। अपने बारे में जानने के बाद उसी ने अपनी जानकारी किसी को न देने का निर्णय लिया था, पर वहाँ भी कब तक रहता, इलाज तो चल ही रहा था। घर आया तो पापा के बारे में जानकर सकते में आ गया। बेचारे पापा अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। वह दिन रोते रोते ही बीता था। कई लोग मिलने आए थे। नेहा के परिवार वाले भी आ गए थे। उन्होंने जैसे भी मदद हो बताने को कहा, पर उसने हाथ जोड़कर मना बोल दिया। उसके साथ सहायक था
जो उसका काम करता। 2-3 दिन बाद नेहा की माँ ने भी उससे जाने की अनुमति मांग ली। वो उनसे चाह रहा था कि नेहा को भी अपने साथ ले जाए, पर वो जाना ही नहीं चाहती थी। माँ चली गईं। मानव नेहा से बिल्कुल कटा कटा रहता। वो कुछ बात करने जाती तो धुतकार कर भगा देता। वो उससे बातें करना चाहती थी, पापा के बारे में बताना चाहती थी, उसके बारे में जानना चाहती थी, उसकी मदद करना चाहती थी, उसके गले लगकर रो लेना चाहती थी। पर 15 दिन रहे इसी प्रकार। फिर एक दिन नौकर से इसे बुलवाया और बोला, मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम रुको यहीं, यह सब कुछ तुम्हारा है। और सहायक से बोला, चलो। वो उसे कार तक ले गया और देखते ही देखते मानव घर छोड़कर निकल गया। बुद्धू सी नेहा देखती ही रह गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि उसे रुकने को बोले या उससे कहे कि आप यहाँ रहो, मैं चली जाती हूँ। मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसी रहूँगी। बस रोती रही और उसको जाता देखती रही। महेश्वर पहुंचने के बाद तो नेहा की सामत ही आ गई थी। 3 दिन उसे वहाँ की लोकल जेल में रिमांड पर रखा गया। उन लोगों के हिसाब से केस कांच की तरह साफ था। मानव का 1 साल से कुछ पता नहीं था। उसकी अनुपस्थिति में नेहा ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और किसी बात पर दोनों की कहा सुनी हुई। या नेहा की किसी डिमांड को उसने पूरा नहीं किया, जिसके चलते नेहा ने उसके सर में फ्लावर पॉट दे मारा था और खुद भाग निकली थी। चोट गहरी थी। दूसरे दिन जब लोगों को पता चला तो उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। नेहा कुछ भी नहीं बोल रही थी। केस इंदौर ट्रांसफ़र हो गया। तब नेहा के घर वालों को पता चला। मानव के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। नेहा के पापा ने बड़े वकील को हायर किया था, पर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। किसी को भी केस से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। करीब 3 महीने केस चला और आज नेहा के मौन को उसकी स्वीकृति मानते हुए जज साहब फैसला सुनाने वाले थे। सबकी सांसें रुकी हुई थी कि क्या फैसला आएगा। तभी वहाँ मानव ने प्रवेश किया। पूर्ण रूप से स्वस्थ, अपने दोनों पैरों से चलकर आया था, जिसे देखते ही खुशी से नेहा रो पड़ी थी। उसने अपने घर में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग पेश की, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उसमें साफ हो गया कि कैसे राज ने धोखे से दरवाज़ा खुलवाया और नेहा से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। कितनी मुश्किलों से नेहा बची थी और कैसे उसने आत्मरक्षा के लिए फ्लावर पॉट उसके सर में दे मारा था। पूरा केस एक झटके में पलट गया था और नेहा बाइज्जत बरी हो गई थी। सभी लोग नेहा के घर आए थे, जहाँ खाना खाने के बाद मानव ने महेश्वर जाने की तैयारी कर ली थी। सभी रोक रहे थे कि कल चले जाना। एक असमंजस और था, जिसके लिए ठाकुर साहब बोले, बेटा वो नेहा। हाँ पापा जी, उसे भी जल्दी करने को बोल दीजिए। रात होने से पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी उसे बोलती हूँ। ये नेहा की माँ थी। आज उनको और साथ में ठाकुर साहब को भी चैन की सांस आई थी। आज लग रहा था कि नेहा सच में विदा हो रही थी। बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था मानव। क्या पता क्या जल्दी थी। घर पहुंचकर नेहा से बोला, बहुत देर हो गई है, जाकर रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जाना है कुछ नहीं बताया। जैसे ही अंदर जाने लगी बोला, बाहर वाली टॉयलेट चौक है, मेरे कमरे में जाना। जी बोलकर वो अंदर गई। हाल पार करने में ही उसकी जान निकल गई। वो सब याद आ रहा था। अकेली थी तो कमरों पर ताला लगाकर हॉल और किचन ही इस्तेमाल करती थी। कितने दिनों के बाद कमरे में जा रही थी, पर कमरे में जाते ही चौंक गई थी। दुल्हन की तरह कमरा सजा था और पलंग पर उसका सुहाग का जोड़ा रखा हुआ था। किसने किया होगा ये समझ नहीं पा रही थी, इसलिए जोड़े को उठाकर उल्टे पांव वापस हॉल की ओर भागी। मानव गाड़ी पार करके दरवाज़ा बंद कर रहा था। नेहा ने उसे दिखाते हुए कुछ लफ्ज़ों से और कुछ आंखों से पूछा, ये क्या? ये अभी मेरी दुल्हन बनने का इरादा नहीं है क्या? मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया? उसका वह मुस्कुराता हमसफ़र आँखों और गर्दन के इशारे से हाँ बोलकर बाहें फैलाए खड़ा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दौड़कर जाकर उसकी बाहों में समा गई।
वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है कि ये सब सच है। आई लव यू मानव, आई लव यू बोलते हुए उसकी आंखें बरस रही थीं। जानता हूँ मैं, पर यह हुआ कैसे? वो पहले भी आया था मानव, शादी के बाद, जब आप मुझे लेकर आए थे और छोड़कर चले गए थे। मुझे उसका लेटर मिला था, उसने मुझे मिलने बुलाया था। मैं पापा से झूठ बोलकर गई थी। वहाँ उसने मुझे बोला कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, वो अपने मायके में है और वो मुझसे ही शादी करेगा। उसने मुझे कहा कि हम दोनों भाग चलते हैं। मैं उसके प्यार में पागल थी मानव। बोली हाँ चलो चलते हैं। तो बोला ऐसे नहीं, तुम घर जाओ और सारा रुपया जेवर सब लेकर आओ। मुझे कुछ गलत लगा तो मैंने बोला नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो भाई मुझे गालियाँ देने लगा, मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। बोला इतनी दूर आया हूँ तो कुछ तो चाहिए। मुझे उससे घिन आने लगी थी। उसी वक्त मुझे उसने जैसे ही छुआ, मुझे आपकी याद आई। आपका तो हक था मुझ पर बिना मेरी मर्ज़ी के आपने कभी मुझे छूने की कोशिश भी नहीं की थी। मैंने उसे धक्का दिया और वहाँ से भाग आई। वो एक झटके से मेरी ज़िंदगी से बाहर हो गया था। बाद में पता चला था कि उसने बीवी को लेकर भी झूठ बोला था। वो डिलीवरी के लिए गई थी मायके। इसके बाद जिनके बारे में मैं सोचती वो सिर्फ आप थे। तब मुझे समझ आ गया था कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया था। पापा और मेरी बातचीत का विषय सिर्फ आप होते। उन्हीं से आपको जाना मैंने, आपकी हर बात, हर अच्छाई। माँ और आपकी बॉन्डिंग, माँ के बाद आपका टूटना फिर संभलना, आपकी आदतें, पसंद नापसंद सब कुछ। ना जाने कब मैं आपको प्यार करने लगी, पता ही नहीं चला। देखा है मैंने रिकॉर्डिंग्स में पापा से छुपकर मेरी तस्वीर से बातें करते, उसको चूमते हुए तुम्हें। क्या मतलब? आप सब जानते थे कब से मानव? और जानते थे तो इतनी देर क्यों कर दी? नेहा का लहजा शिकायती था। कुहू की शादी में जब तुमको छोड़कर आया था तभी पापा ने चोरियों के डर से कैमरे लगवाने को बोला था मुझे। मैंने उसी दिन लगवा भी दिए थे। फिर शादी के बाद मैं चला गया। तुम्हें पहली बार जब फ़ोटो के पास देखा तो यकीन ही नहीं हुआ था। बहुत अच्छा लगा था, पर मैं लौटकर कहाँ आ पाया नेहा। जब लौटा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। पर फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे छोड़ गए? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अपने अपाए शरीर को जीवन भर के लिए तुम पर बोझ नहीं बनाना चाहता था। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। चाहता था कैसे भी तुम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करो। मुझे खबर मिली थी कि दिल्ली में मेरा इलाज पॉसिबल है, पर बस उम्मीद थी। मैं तुमको किसी भी तरह के भुलावे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए इस प्रकार गया था। मुझे लगा था कि इस तरह तुम मुझसे दूर रहोगी तो मुझे भूल जाओगी। लगा इस घर में तुम सेफ हो, पर मैं गलत था। सॉरी। आप सॉरी मत बोलो। अच्छा, अब सारी रात यहीं खड़े खड़े बितानी है क्या? अब तो मुझे मेरी दुल्हन से मिलवा दो। मैंने तुम्हें जहाँ छोड़ा था नेहा, वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। उतना ही सजना, कोई कसर मत छोड़ना। और हाँ, आज दरवाज़ा बंद करके मत बैठ जाना। शर्मा कर हाँ बोलकर जब सजने बैठी तो इतनी जल्दी थी उसे कि पूछो मत। तैयार होकर सोच रही थी कि अब कैसे बुलाऊं उसे, पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो न जाने कब से दरवाजे में खड़ा इसे निहार रहा था और मुस्कुरा रहा था। 8 दिन बाद मानव की ज्वाइनिंग थी। कुछ ज़रूरी काम निपटाया था। पापा की अस्थियों को माँ नर्मदा के सुपुर्द किया था, जो उनकी अंतिम इच्छा थी। घर पापा के दोस्त के सुपुर्द किया था, क्योंकि इस बार वो अकेले नहीं जा रहा था, नेहा भी उसके साथ थी। महेश्वर छोड़ने का नेहा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। पापा और माँ की तस्वीर साथ में लेकर वो गाड़ी में बैठ गई। इंदौर रेलवे स्टेशन पर सब छोड़ने आए थे। नेहा को इतना खुश, इतना मुस्कुराता ना जाने कब देखा था। ट्रेन के चलने पर वो मानव की बाहों के आगोश में जाकर बैठ गई थी। अब हमेशा साथ थे दोनों अपनी ज़िंदगी के सफ़र में।